नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अब अपन बात करने वाले हैं आज अगली क्रॉप की, जिसका नाम है ज्वार या सोरगम। इसे कैमल क्रॉप के नाम से भी जाना जाता है। अपन जैसा कि 1 बाई 1 12th क्लास का सिलेबस डिस्कस करते आ रहे हैं, जिसमें अपन फसलें पढ़ते जा रहे हैं। फसलों में आपका धान मक्का चैप्टर कंप्लीट हो गया था और आज अपन ज्वार के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि अन्य फसलों में अपन पढ़ते आ रहे थे, फर्स्ट टॉपिक मैंने आपको बताया था कि वैज्ञानिक खेती का एक अच्छा तरीका क्या हो सकता है और कैसे अपन वैज्ञानिक खेती कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप हमारे साथ जुड़े रहो, लगातार सभी वीडियोस को देखते रहो। कोई भी वीडियो आपको मिस नहीं करना है, मतलब छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। और आपको लगातार बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो सारे हम सोल्व करवाते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। तो आप ध्यान लगा के पढ़ते रहें। तो आज का टॉपिक अपना जो ज्वार है, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। देखो, आप ज्वार बैकग्राउंड में देख सकते हैं, सभी का ज्वार का पौधा आपका देखा हुआ होगा। ये अपना चैप्टर नंबर 6 है और जिसका टॉपिक नंबर 3 जो ज्वार है अपन पढ़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ज्वार। तो इसे देखिए किंग ऑफ कोर्सिलियड के नाम से जाना जाता है, मतलब इसे मोटे अनाजों का राजा के नाम से संबोधित किया जाता है। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मोटे अनाजों का राजा कौन सी फसल को कहा जाता है? ज्वार को। अगर आपसे पूछा जाए कि रानी के नाम से किसको संबोधित किया जाता है, अनाजों की रानी, तो कौन किसको बताया था आपने? मक्का को। नेक्स्ट बात करते हैं, इसे केमल क्रॉप की संज्ञा दी गई है। केमल का मतलब होता है ऊंट जैसी फसल। कैसे? क्योंकि ये फसल ऐसी होती है जैसे ऊंट बताते हैं ना कि 7 दिन तक बिना पानी पिए रह सकता है, वैसे ये फसल भी 7, 8, 10 दिन तक बिना पानी पिए रह सकती है, इसलिए इसे केमल क्रॉप के नाम से संबोधित किया जाता है। दोस्तों, बॉटनिकली बात की जाए अगर इसकी, या वैज्ञानिक तौर पे इसका वैज्ञानिक नाम देखा जाए तो सोरगम बाइकलर इसका क्या है? बॉटनिकल नेम है दोस्तों। और फैमिली बात करें तो इसकी ग्रेमिनी है। सभी खाद्यान्न फसलों की फैमिली कौन सी है? ग्रेमिनी फैमिली है, जिसे घास कुल के नाम से या किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? पोएसी फैमिली के नाम से जाना जाता है। आगे अपन बात करते हैं उत्पत्ति स्थान या ओरिजिन पहले इसकी। तो इसका उत्पत्ति स्थान अफ्रीका माना जाता है, क्योंकि ये अफ्रीका में सबसे पहले पाया गया था। ये प्लांट अफ्रीका में देखा गया था, लेकिन भारत के कुछ विद्वान वैज्ञानिक हैं, उन्होंने एसीबीनिया बताया अफ्रीका का क्षेत्र है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपन। तो इसकी गुणसूत्र संख्या की जहाँ तक अगर बात की जाए तो 2n बराबर क्या होता है? इसमें 20 होता है। अगर n बराबर आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों तो कितना होता है? 10। और यही आपने मक्का में पढ़ा था, मक्का की भी गुणसूत्र संख्या क्या थी? 20 थी। दोस्तों, प्रोटीन इसमें कितना पाया जाता है? 10 से 12% प्रोटीन पाया जाता है और साथ में 1.8% क्या पाई जाती है? इसमें वसा या फैट पाई जाती है। दोस्तों, जैसा कि आपने सुना तो होगा कि खाद्यान्न ज़्यादातर किसके? कार्बोहाइड्रेट के स्रोत ही होते हैं। अपने को खाद्यान्नों से कार्बोहाइड्रेट ही प्राप्त होता है। तो उसी प्रकार से मक्का से, ये ज्वार से जो कार्बोहाइड्रेट अपने को प्राप्त हो रहा है वो 72.6% हो रहा है। उधर अपन ने मक्का पढ़ा था तो उसमें भी अपने को क्या? कार्बोहाइड्रेट 76.08% प्राप्त हो रहा था। अगर इसके इन्फ्लोरेसेंस की बात की जाए, इसका पुष्प क्रम जो या पुष्प के लगने का क्रम है वो कौन सा है? पेनिकल है दोस्तों। और पेनिकल जैसा कि मैंने सबसे पहले और कौन सी फसल में बताया था दोस्तों, उसका है किसमें? धान में। तो धान का पुष्पक्रम की क्या होता है? पेनिकल होता है। अपने आम का पुष्पक्रम की क्या होता है? पेनिकल होता है। इसमें पेनिकल प्रकार का पुष्पों का क्रम पाया जाता है। जहाँ तक बात की जाए टेस्ट वेट की या परीक्षण भार की, तो टेस्ट वेट या परीक्षण भार पहले तो होता क्या है? देखिए दोस्तों, अगर आप 1000 बीजों का भार लेंगे या 1000 बीजों को लेंगे और उसका भार तोलेंगे तो वो उसे क्या कहते हैं? अपन टेस्ट वेट या परीक्षण भार कहते हैं। तो जैसे ही ज्वार के बीजों 1000 बीजों का टेस्ट वेट कितना होता है? 25 से 30 ग्राम। कितना होता है? 25 से 30 ग्राम। इसके फ्रूट टाइप की बात की जाए तो वही सभी ग्रेमिनी का फैमिली का क्या है? कैरियोप्सिस इसका फ्रूट टाइप है। भारत में इसका क्षेत्रफल की बात की जाए तो भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल उत्पादन महाराष्ट्र तथा कर्नाटक में है। और अगर राजस्थान में इसकी बात की जाए तो राजस्थान में देखिए अपने अजमेर, टोंक, पाली, कोटा और झालावाड़ जिलों में ज्वार की खेती बहुतायत वो सर्वाधिक तरीके से की जाती है, बहुत बड़े क्षेत्रफल पर की जाती है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान में सबसे अधिक ज्वार उत्पादन करने वाला या अधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है दोस्तों, उसको अजमेर जिले को बताते हैं। बात की जाए ज्वार की पत्तियों में छोटी अवस्था में ग्लूकोसाइड या घुरीन नामक रसायन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जिसको HCN के नाम से, हाइड्रोसाइनिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, जब ज्वार छोटा रहता है तो उसकी जड़ों के अंदर HCN या हाइड्रोसाइनिक अम्ल क्या होता है?
बनता है, कहाँ बनता है, जड़ों के अंदर बनता है SCN, और बाद में ये पुष्पन अवस्था के समय पत्तियों में जाके संश्लेषित हो जाता है दोस्तों। तो पत्तियों में जब ये संश्लेषित हो जाता है और अगर कच्ची अवस्था में अपन अधिक मात्रा में पशु को ज्वार खिला देते हैं और जिसमें SCN या घुरुन की मात्रा 0.5 ग्राम से अधिक होती है, तो ये क्या रहता है, पशु की मौत के लिए भी काफ़ी बार सिद्ध हो जाता है। पशु की इससे क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। जो ग्लूकोसाइड तत्व पाया जाता है इसमें हाइड्रोसाइनिक अम्ल पाया जाता है। अगर इस हाइड्रोसाइनिक अम्ल की मात्रा 0.5 ग्राम से अधिक हो जाती है तो ये पशु को क्या कर देता है, मार देता है। तो इसलिए पशु को कच्ची अवस्था में ज्वार नहीं खिलाना चाहिए, पशु को ज्वार पकने के बाद ही खिला देना चाहिए। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, एक खरपतवार है जिसका नाम है बरू के नाम से जाना जाता है। यह मुख्य रूप से बाजरा तथा ज्वार का मुख्य खरपतवार बरू, जिसको सोरगम हेलपेंस के नाम से संबोधित किया जाता है। तो इसकी जड़ों में भी हाइड्रोसाइनिक एसिड बनता है, ग्लूकोसाइड बनता है। ये भी कच्ची अवस्था में पशुओं के लिए बहुत हानिकारक सिद्ध हुआ है। इससे कई बार पशु की मृत्यु होते हुए देखा गया है दोस्तों। आगे बात करते हैं, जीन कौन सा पाया जाता है इसमें दोस्तों, इसमें काफिर जीन पाया जाता है जिसको CK60 के नाम से संबोधित किया जाता है। ये काफ़ी बार कंपटीशन एग्जाम में आया हुआ है कि ज्वार में पाए जाने वाला जीन कौन सा है, जिसका नाम है काफिर, और इसको CK60 के नाम से संबोधित किया जाता है। आगे अपन बात करते हैं, ज्वार में प्रोटीन लाइसिन अमीनो अम्ल की मात्रा 1.7 to 2.2% पाई जाती है। लेकिन ये तो क्या पाई जाती है, कम पाई जाती है, जबकि ल्यूसीन की मात्रा क्या पाई जाती है, अधिक होती है। लाइसिन की मात्रा कम तथा ल्यूसीन की मात्रा क्या होती है, अधिक। ल्यूसीन कितना पाया जाता है, 7.4 to 70% ल्यूसीन पाया जाता है। और इस ल्यूसीन की अधिकता के कारण ज़्यादातर लगातार ज्वार सेवन करने वाले या ज्वार खाने वाले मनुष्य में पेलेग्रा नामक बीमारी क्या हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। जैसा कि इसमें ये लो, ल्यूसीन की मात्रा अधिक होने के कारण मनुष्य में क्या हो जाती है, गंजापन या पेलेग्रा नामक बीमारी क्या हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है दोस्तों। ज्वार की जड़ों में कौन सी जड़ें पाई जाती है, ज्वार में जकड़ा जड़ें पाई जाती है। जकड़ा जड़ें मतलब जो जड़ गहराई तक जाती है, काफ़ी फैल कर जाती है, उसे जकड़ा जल के नाम से संबोधित किया जाता है दोस्तों। इसे एक्स होस्टिंग प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या अधिक मात्रा में भूमि से पोषक तत्व ग्रहण कर लेता है, अगली फसल के लिए बहुत कम पोषक तत्व बचा के रखता है, इसलिए इसको एक्स होस्टिक प्लांट के नाम से संबोधित किया जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कॉम्पिटिशन में, निम्नलिखित में से एक्स होस्टिक प्लांट है मक्का, ज्वार, बाजरा और गंवार, तो इसमें से कौन सा आएगा, ज्वार ऑप्शन में आएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें जकड़ा जड़ें पाई जाती है, टैप रूट सिस्टम पाया जाता है। ये भूमि से पोषक तत्व अधिक मात्रा में ग्रहण कर लेता है, अगली फसल के लिए पोषक तत्व नहीं छोड़ता, इसलिए इसको एक्स होस्ट प्लांट के नाम से जाना जाता है दोस्तों। आगे बात करते हैं अपन ज्वार की जलवायु कैसी चाहिए, इसकी खेती के लिए जलवायु कैसी चाहिए। आपको पता है ज्वार एक गर्म ऋतु की फसल है, तो इसके लिए आपको 32 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। ज्वार 32 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में आसानी से वृद्धि और विकास कर लेता है दोस्तों। वैसे ही 60 से 65% इसको क्या चाहिए होती है, आर्द्रता चाहिए होती है उगने के लिए, इसमें आराम से सर्वाइव कर जाता है। मृदा और खेत की तैयारी की जहाँ तक बात करें अपन, इसको 6.5 से 6.5 टू 7.5 pH वाली जो सोइल होती है वो काफ़ी पसंद होती है। मृदा क्या होनी चाहिए, बलुई दोमट होनी चाहिए, अच्छी जल निकास वाली होनी चाहिए, उसमें किसी प्रकार का पानी भराव वाली कंडीशन नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की मृदा इसको क्या है, पसंद है। खेत की तैयारी में क्या करेंगे अपन, वैसे जैसे पिछली फसलों में करते आ रहे थे, एक जुताई आपको मिट्टी पलटने वाले हल से करनी है, 2 से 3 जुताइयाँ आपको किससे करनी है, हैरो या कल्टीवेटर से करनी है। पाटा लगा के आपको क्या कर लेना है, समतल कर लेना है, और फिर आपको सीड ड्रिल के माध्यम से ज्वार की बुआई कर देनी है। या अगर आप चारे के लिए ज्वार की बुआई कर रहे हो तो आप छिटकवा विधि के माध्यम से भी कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आगे कि उन्नत किस्मों की बात करें जहाँ तक, तो इसकी उन्नत किस्में कौन कौन सी है। सबसे देखो CSH5, CSH14, SPV 245, इसकी क्या है, वैरायटियाँ हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट वैरायटी हैं। इसके साथ साथ में अपन बात करते हैं SPV 96, SPV 346, SPV 13, प्रताप ज्वार 14301, बहु कटाई वाली किस्में, मतलब बार बार जिनको
काटा जा सकता है। जो चारे वाली किस्में होती हैं उनको बार बार काट के अपन काम में लेते हैं। वो किस्में कौन कौन सी हैं दोस्तों? जिसको मीठी सूडान, इसको SMGS 59-3 के नाम से संबोधित किया जाता है। MP चरी ज्वार की किस्म है। बहुत बार पूछा है कि MP चरी किसकी किस्म है? ज्वार की किस्म है, बहु कटाई वाली किस्म है। पूसा चरी 23, ज्वार चरी 69, एक कटाई वाली जिसकी मात्र एक बार कटाई की जाती है वो कौन सी किस्में हैं? तो CSHV5 के नाम से 15 के नाम से जाना जाता है। CSV20 राजसरी, मतलब ये राज जिसके आगे लगा हुआ है ये राजस्थान की किस्म है। और पूसा सरी 6, पूसा जिसके आगे लगा हुआ है इसका मतलब ये IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट से विकसित है दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मुख्य अन्य किस्में हैं, जिसमें जवाहर है 741, SPV 1022, CSV1 जिसको स्वर्णा के नाम से जाना जाता है, और CSV 151। ये क्या है दोस्तों? किस्में हैं। ये अपने एरिया के अकॉर्डिंग अपने को जैसी आवश्यकता है कि आपको बहु कटाई वाली चाहिए, सिंगल कटाई वाली चाहिए, संकर किस्म चाहिए कैसी, उसके अनुरूप आप अपने खेत में लगा सकते हैं। बात करते हैं अपन किसकी? बीज दर की। अगर आपको केवल और केवल दाना प्राप्त करना है, क्या प्राप्त करना है दोस्तों? दाना प्राप्त करना है, तो आपको 9 से 10 केजी 9 से 10 केजी बीज प्रति हेक्टेयर के लिए आपको क्या है? सफिशिएंट रहता है, अगर केवल आपको दाना प्राप्त करना है तो। दूसरी बात करते हैं अपन, आपको अगर दाना प्लस चारा दोनों प्राप्त करना है, आपको दाना भी चाहिए और प्लस चारा भी आपको चाहिए, तो इसके लिए आपको 15 से 20 केजी बीज दर क्या है? प्रति हेक्टेयर सफिशिएंट रहता है। बात करते हैं जहाँ तक अगर चारे वाली किस्में आपने बोई हैं कि सिर्फ आपको चारा ही प्राप्त करना है, तो आपको 30 से 35 केजी बीज दर प्रति हेक्टेयर क्या करनी है? आपको प्राप्त करनी है। बीजोपचार की जहाँ तक बात करें आप, तो सबसे पहले अगर ज्वार को बोते समय 2.5 से 3 ग्राम प्रति केजी बीज को आप उपचारित करें। उपचारित करने के बाद आप बीज की बुआई करके बो दें। आगे बात करते हैं बुआई का समय एवं विधि। आपको पता है दोस्तों, जवार मुख्य रूप से एक खरीफ ऋतु की फसल है, लेकिन इसको कभी कभी बार रबी में भी बोया जाता है। तो खरीफ ऋतु का समय इसको बुआई का क्या रहेगा दोस्तों? जून और जुलाई माह के अंदर आप इसकी क्या कर दें? अच्छी तरीके से बुआई कर दें, आवश्यकता अनुसार भूमि की तैयारी करके। विधि की बात जहाँ तक करें अपन, तो इसकी लाइनों में जब बुआई अपन करते हैं तब इसका अधिक उत्पादन अपने को प्राप्त होता है। तो आप लाइनों में जब बुआई करें तो लाइन से लाइन की दूरी या कतार से कतार की दूरी आपको दोस्तों कितनी रखनी है? 45 सेंटीमीटर रखनी है। जहाँ तक बात की जाए पौधे की, तो आपको पौधे से पौधे की दूरी आपको 12 से 15 सेंटीमीटर रखनी है। और अगर बीज की गहराई की बात की जाए कि बीज को कितनी सेंटीमीटर गहराई पर बोएं, तो दोस्तों इसकी बीज की गहराई 2 से 2.5 सेंटीमीटर गहराई पर इसके बीज को बोएं। इससे ज़्यादा गहराई पर आप बुआई ना करें। नेक्स्ट अपन बात करते हैं खाद और उर्वरक की। जहाँ तक खाद और उर्वरक की बात करें, तो सबसे पहले भूमि की तैयारी के समय आपको FIM या गोबर की खाद देनी है। देनी कितनी है? आपको दोस्तों 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर की दर से ज्वार में FIM या गोबर की खाद मिलानी है भूमि की तैयारी के समय, मतलब बीज बुआई से 4 सप्ताह पहले या 1 माह पहले मिला सकते हैं। उर्वरक की जहाँ तक बात करते हैं आपके, तो वही नाइट्रोजन आपको देनी है, फास्फोरस देनी है, इसमें पोटास की ज़रूरत नहीं होती है। नाइट्रोजन कितनी देनी है? 80 केजी आपको नाइट्रोजन देनी है। पोटास की जहाँ तक बात करें 40 से 60 केजी इसमें क्या देनी है? आपको पोटास सप्लाई करनी है। नाइट्रोजन की आधी मात्रा देनी है, पोटास की क्या पूरी मात्रा भूमि की तैयारी के समय देनी है। जब आपको क्या करना, नाइट्रोजन की आधी मात्रा फूल आती है, जब पुष्पन क्रिया प्रारंभ होती है, उस समय आपको प्रयोग करना है दोस्तों। आगे अपन बात करते हैं सिंचाई की। वैसे खरीफ ऋतु की फसल है, ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। जब वर्षा पीरियड चलता रहता है, बारिश का काल चलता रहता है, तब आपको सिंचाई बिल्कुल नहीं करनी। इसमें कई बार लंबे समय तक वर्षा नहीं आती है, तो उस कंडीशन में आपका क्या करना है? 7 से 10 दिन के ऊपर इसमें सिंचाई क्या करना है? रिपीट करना है दोस्तों, सिंचाई करनी है।
आपके आगे बात करते हैं पादप संरक्षण की, प्लांट प्रोटेक्शन की, कि इसमें कौन कौन सी बीमारियां लगती हैं, कौन कौन से कीट पतंगे आक्रमण करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट कीट है इसका, जिसका नाम है तना मक्खी। कौन सा मक्खी है? तना मक्खी है। ये तने के ऊपर क्या करती है? आक्रमण करती है, उसमें छेद कर देती है। इसका प्रकोप मक्का में कब होता है? छोटी अवस्था में होता है, जवार में, सॉरी, जवार में इसका प्रकोप कब होता है? छोटी अवस्था में होता है। तथा ये क्या करता है, इसकी जो सूंडी और जो मेघट अवस्था होती है वो क्या रहती है? हानिकारक अवस्था होती है। सूंडी और मेढक अवस्था होती है वो क्या होती है? इसकी हानिकारक अवस्था होती है, जो सबसे ज़्यादा क्या है दोस्तों? नुकसानदायक है। अगर इसकी आपको रोकथाम करनी है तो क्या करें आप? बुआई के साथ साथ जब आप बीजों की बुआई करें तब 15 kg प्रति हेक्टर फोरेट, मतलब 10%, यह डेड हार्ट रोग पैदा करता है। इसका मतलब है आप उपचार कर सकते हैं फोरेट के माध्यम से। और ये जो सूंडी है ये डेड हार्ट नामक बीमारी क्या करती है? पैदा करती है दोस्तों। आगे दूसरी बात करें, तना छेदक जवार का भयंकर कीट है। रोकथाम इसकी डायोडान नामक रसायन से करते हैं। रोगों की बात करें जहाँ तक, तो रोग कौन सा? दाना खंड रोग इसमें उत्पन्न होता है। ये स्पेशियो लोथिका सोघाई नामक कवक के कारण पैदा होता है। ये क्या है? बाह्य बीजोड़ रोग है। कैसा है? बाहर का रोग है, बीज के बाहर का, और ये बीजोड़ रोग है। बीजोड़ रोग का मतलब बीज के माध्यम से फैलने वाला रोग। अर्गट या सुगरी रोग की जहाँ तक बात करें, ये स्पेशलिया सोघाई कवक के द्वारा ये होता है। श्याम वर्ण या एंथ्रेक्नोज की बात करें, मतलब इसमें जवार में गोंद सा गोंद निकल के आ जाता है, गोंद जैसा पदार्थ जैसा। इसे कोलिटोट्रिकम ग्रेमिनिकोला फंगस के कारण ये उत्पन्न होता है दोस्तों। और इसका उपचार खड़ी फसल में डाइथेन Z78 या बाविस्टिन 0.2% का क्या करें आप? स्प्रे करें। इसके माध्यम से इसका उपचार कर सकते हैं दोस्तों। आगे अपन बात करते हैं कटाई और मंडाई। अगर आपने फसल को चारे के पर्पज से बोया है कि आपने सिर्फ चारा ही प्राप्त करना है, तो आप 40 से 50 दिन पर प्रथम कटाई आप कर सकते हैं। मतलब पहली कटाई आप कर सकते हैं 40 से 45 दिन बाद। अगर आपकी मल्टी कटिंग वैरायटी है, बार बार काटने वाली है, क्योंकि जवार को एक बार काट लेते हैं, पशुओं को खिला देते हैं, पीछे से दोबारा फूट जाता है वापस, तो उसे बहु कटाई वाली किस्मों के नाम से, तो बहु कटाई वाली किस्मों की आप 50 से 55 दिन पर पहली कटाई कर सकते हैं। उसके बाद में आप कटाई करते रहना चाहिए। अगली कटाई की जहाँ तक बात करें, फिर पहली कटाई अगर आपने 50 से 55 दिन पे कर ली, तो दूसरी कटाई आपको दोस्तों 30 से 35 दिन पर करनी है। और दानों को पकते समय इसमें भी नमी की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 25% होना बहुत ज़रूरी है दाने को काटने के लिए। इसी प्रकार से अपन अगर बात करें इसकी उपज की कि कितनी उपज इससे अपने को प्राप्त हो रही है जवार की, अगर आपने बुआई करनी है तो जवार की जो देसी किस्में हैं उनकी 10 से 15 क्विंटल दाने की उपज अपने को प्राप्त हो रही है। साथ साथ में 100 से 150 क्विंटल आपको क्या कड़बी या सूखा चारा क्या हो रहा है? प्राप्त हो रहा है दोस्तों। और उन्नत तथा संकर किस्मों से जो हाइब्रिड वैरायटियाँ हैं, इम्प्रूव्ड वैरायटियाँ हैं, उन वैरायटियों से आपको 30 से 35 क्विंटल तो क्या होगा? दाना प्राप्त होगा। साथ साथ में 80 से 100 क्विंटल क्या होगा? चारा या कड़बी हरी सूखी प्राप्त होगी अपने को, और प्रति हेक्टेयर प्राप्त होती है। अगर हरे चारे की उपज की बात करें जहाँ तक, तो अगर हरे चारे वाली किस्म आपने बोई यार हरे चारे के रूप में जवार का उपयोग कर रहे हैं, तो आपको 300 से 400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हरे चारे की प्राप्ति जवार के माध्यम से होगी दोस्तों। 300 से 400 क्विंटल। इसी प्रकार से ये जवार की फसल आपकी कंप्लीट हो गई है। तो आप 1 बाय 1 वीडियो को अच्छी तरीके से देखें, फिर उसको किताब में से पढ़ें, और किताब के बाद में से आप इसको अच्छी तरीके से दिमाग में बैठा लें कि अपने को इस तरीके से इसकी स्टडी करनी है। देखिए दोस्तों, अगर किताब को आपको पढ़ना है तो उससे पहले आप वीडियो देखते रहें, वीडियो देखने के बाद आप किताब को पढ़ें, एक अच्छी तरीके से बैठ के और दिमाग को इस तरह रखें।